This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Chemistry, Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Chemistry for Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Assalamualaikum. Today we are going to start question answers of chapter number 2, Chemical Combinations. What is the mass in grams of 1 into 10 raised to power 20 atoms of Na? मास इन ग्राम्स बताना है हमें। इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है और हमें इसमें सोडियम का Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, तो हमें यहाँ पर सोडियम का मास बताना है ग्राम्स में। जब हमारे पास 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 20 एटम्स प्रेजेंट हैं तो कितना मास होगा सोडियम का। तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे है। 1 मोल ऑफ Na इन ग्राम्स इज इक्वल्स टू 22.9, मतलब तकरीबन 23 के करीब। 1 मोल जो होता है ग्राम्स में अगर हम लें सोडियम को तो वो होता है तकरीबन 23 के बराबर। 1 मोल Na एटम्स और 1 मोल में Na जो सोडियम के एटम्स होते हैं वो होते हैं 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 एटम्स। 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 20 एटम्स Na मल्टीप्लाई बाय 1 मोल डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 एटम्स मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइडेड बाय मोल। अब ये आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है, मतलब आपके पास जो 1 मोल है उसको हमें डिवाइड कर देना है 6.02। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 20, तो हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है ये वैल्यू 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 20 को मल्टीप्लाई करना है हमें 1 मोल से, डिवाइड करना है हमें 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 से, और इसी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है तकरीबन 23 से, मतलब 22.9 से। तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 0.004 G ऑफ सोडियम Na। डिफाइन द फॉलोइंग। नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मोलर मास। इन तीनों टर्म्स को डिफाइन करना है। नंबर 1, द मॉलिक्यूलर मास m इज़ द मास ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूल। इट इज़ मेजर्ड इन डाल्टन्स Da और U। मॉलिक्यूलर मास बेसिकली मास होता है कि कितना मतलब मैटर है, जो एक मॉलिक्यूल है उसमें कितना मैटर आपके पास प्रेजेंट है, और ये मेजर होता है डाल्टन्स में Da और U, इसमें हम इसे मेजर करते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम कंपाउंड में हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस। जो एक ही कंपाउंड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर एक कंपाउंड बनता है, और उस कंपाउंड में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके मासेस डिफरेंट होते हैं, बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। क्योंकि हर किसी के पास अपने अपने आइसोटोप्स होते हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, इसी वजह से हर किसी मॉलिक्यूल का अपना अलग मास होता है किसी भी कंपाउंड में। नंबर 2, द फार्मूला मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑल्सो नॉन एज फार्मूला वेट। अब आपके पास है फार्मूला मास किसी भी मॉलिक्यूल का फार्मूला वेट भी कहलाता है। इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द एटम्स इन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। फार्मूला वेट इज़ गिवन इन एटॉमिक मास यूनिट्स AMU। बेसिकली फार्मूला मास जो है वो सम है, मतलब जितने भी एटम्स में जितने भी आपके पास एक मॉलिक्यूल है उसमें बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, और हर एटम के अगर हम वेट लें और उसको हम सम अप कर दें तो ये हमारे पास होता है फार्मूला वेट या फिर फार्मूला मास। और इसको हम मेजर करते हैं AMU में, मतलब AMU इसका यूनिट है।
Now, the molar mass. Molar mass m is a physical property. ये आपके पास physical property है, define as the mass of a given element or molecule per mole of that substance. ये आपके पास define होती है कुछ इस तरीके से कि mass हम लेते हैं given element का mass या फिर molecule लेते हैं per mole of that, जिस substance का हम element ले रहे हैं, मतलब एक मोल में एक एलिमेंट कितना प्रेजेंट है, तो मतलब उसका मास कितना प्रेजेंट है, एक एलिमेंट का मास किसी भी मॉलिक्यूल में कितना प्रेजेंट है, हम मोल में उसे लेते हैं. सिंस अ मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मासेस. और मोल क्या है? मोल अमाउंट है, सब्सटेंस एक चीज़ है, उसकी अमाउंट, उसकी मिकदार कितनी है. एंड सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मासेस, और हर सब्सटेंस, हर चीज़ का अपना अलग मास होता है. ईच एलिमेंट और मॉलिक्यूल विल हैव अ डिफरेंट मोलर मास. और हर मॉलिक्यूल का अपना अलग डिफरेंट मोलर मास होता है. कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस. यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन हैं, हमें उनका मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करना है AMU में. और वो सब्सटेंसेस जो हैं, सबसे पहले H2O द वाटर आपका, B H2O2, C C6H6 और D C2H6O. अब इनका हमें मॉलिकुलर मास निकालना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिकुलर मास वाटर का निकालने जा रहे हैं, तो वो होता है 18 AMU. तो 18 AMU कैसे आया? अब सबसे पहले जो हाइड्रोजन है उसका मास अगर हम ले इंडिविजुअल तौर पे तो वो होता है 1, और एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का होता है वो होता है 16. तो H2O के लिए क्या हो जाएगा? दोनों को हम प्लस करेंगे, 2 + 16, मतलब एक हाइड्रोजन और प्लस कर दें हम 16, मतलब ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है हम उसको प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा. हाइड्रोजन के हमने यहाँ पर 2 क्यों लिए? क्योंकि आपके पास ये H2O है, इट मीन्स के हाइड्रोजन हम 2 लेंगे, तो ये हो जाएगा, मतलब 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2. और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को 2 लिया क्योंकि ये H2O है, तो हमने हाइड्रोजन यहाँ पर 2 लिया और हमने प्लस कर दिया एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन से, मतलब 16 से, तो ये हो गया आपके पास 18. तो मॉलिकुलर मास वाटर का होता है 18 AMU. बिल्कुल सेम यही मेथड लग जाएगा H2O2 पे. H2 मतलब कि हाइड्रोजन के पास 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन जो है उसके पास भी 2 एटम्स हैं. तो मास किस तरीके से होगा फाइंड आउट, कि 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने H से, मतलब कि 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 से, आंसर आ गया हमारे पास 2. फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन से, तो ये हो गया 2 × 16, तो हमारे पास आंसर आ गया 32. तो टोटल कितना हो गया? हमने दोनों को अगर प्लस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 34. इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे C6H6 का, मतलब कि C कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है, और 6 यहाँ पर जो गिवन है C6 है, तो 12 कार्बन के और 6 यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और H मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो हमने यहाँ पर 1 लिया और मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसे 6 से, क्योंकि यहाँ पर 6 प्रेजेंट है, H 6 है ये, तो ये आंसर आ गया 78 AMU. तो 78 आंसर है आपके पास, मॉलिकुलर मास है. C2H6O, ये कैसे कि आपके पास C कार्बन जो है वो 12 है और 2 आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है जो आपके पास फॉर्मूला गिवन है उसमें, और H1 और मल्टीप्लाई बाय 6 हाइड्रोजन के साथ जो प्रेजेंट है 6 वो हमने यहाँ लगा दिया, प्लस का साइन. उसके बाद ऑक्सीजन सिंपल है, ऑक्सीजन के साथ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है तो हम उसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये एज इट इज़ 16 जो इसका एटॉमिक मास है वो हमने लिख दिया. और ऑक्सीजन का हमारे पास जो आ गया सिंपली 16. फिर हमने इन सब वैल्यूज़ को प्लस कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जिनको करना था मल्टीप्लाई उनको कर दिया, उसके बाद फिर हमने इनको प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद आंसर आ गया 46 AMU. तो मॉलिकुलर मास C2H6O का है 46. बिल्कुल इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का मॉलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं. Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number.
कैलकुलेट द फॉर्मूला मास इन AMU ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें पहले हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर दिया, अब यहाँ पर हमें फार्मूला मास AMU में फाइंड आउट करना है। AMU बेसिकली यूनिट है। अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स गिवन है, हमें उनका फार्मूला मास फाइंड आउट करना है। सबसे पहले KNO3, उसके बाद है Al2O3, उसके बाद है CaCO3 और उसके बाद है MgCl2। सबसे पहले हम लेंगे पोटेशियम नाइट्रेट को, KNO3 को। तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमने सिंपली पोटेशियम का यहाँ पर मास लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, क्योंकि कोई आगे पीछे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है तो सिंपली ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं भी होगा तो आप सिंपली 39 ले लो। यहाँ पर उसको प्लस कर दिया। 1 हमारे पास नाइट्रोजन का प्रेजेंट है और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है। उसके बाद यहाँ पर हम प्लस कर देंगे वैल्यू जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 16 उसका एटॉमिक मास होता है और 3 यहाँ पर आपके पास KNO3 मतलब O के साथ जो 3 प्रेजेंट है हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 16 जो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 को। अब ये आपस में सारी वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी और प्लस होने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 102। ये जो मास है Al2O3 का, KNO3 का आपके पास वो फाइंड आउट हो गया। उसके बाद आपके पास हमें फाइंड आउट करना है Al2O3 का मास और वो होता है 102। तो 102 किस तरीके से कि आप बिल्कुल जैसे ऊपर किया है आपने KNO3 में पोटेशियम नाइट्रेट में, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आप सब एटॉमिक मास लोगे, मतलब एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो लोगे। उसके बाद फिर आप लोगे 2 मतलब एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास है उसको लेकर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लेना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 16 को 3 से, जैसे यहाँ पर आपके पास गिवन है। हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया, जैसे 40 है उसमें हमने प्लस कर दिया 12 मल्टीप्लाई बाय 16, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर 102 बेसिकली आ गया। अब उसके बाद हमारे पास है लास्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में भी बिल्कुल सिमिलर इस तरीके से हम लेंगे Mg का मास हमें पता है कि वो होता है 24, हमने यहाँ पर 24 ले लिया। उसके बाद प्लस क्लोराइड मतलब Cl2 है यहाँ पर, इट मीन्स कि आप Cl2 मतलब 2 बार है। तो क्लोरीन का जो बेसिकली मास होता है एटॉमिक मास वो होता है 35, हमने यहाँ पर 35 को 2 बार प्लस कर दिया क्योंकि यहाँ पर Cl2 प्रेजेंट है। तो ये हो गया Mg 24 आ गया, प्लस Cl एक 35 आ गया और दूसरा मतलब Cl2 है तो हम 2 बार लेंगे यहाँ पर क्लोरीन को। तो इसको जब हम लास्ट में सम अप कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 95 के। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ फाइंडिंग फार्मूला मास। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है मोलर मास। यहाँ पर कुछ चीज़ें गिवन हैं, उनका हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास है S8 मतलब 8 सल्फ़र के एटम्स और CS2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड और CaCl3 क्लोरोफॉर्म और लास्ट में हमारे पास है CH3 COOH मतलब इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले हम लेंगे S8 को। इट इज़ मेड अप ऑफ 8 सल्फ़र एटम्स, ये बना हुआ है 8 सल्फ़र के एटम से। एटॉमिक मास हम लेंगे सबसे पहले वो है 32 सल्फ़र का। अब मोलर मास कैसे आ जाएगा आपके पास, सिंपली 32 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 8 से, जो यहाँ पर S8 गिवन है। तो यहाँ पर S8 ये शो करवा रहा है कि S एटॉमिक मास आपने S का ले लिया 32 और 8 मल्टीप्लाई कर दिया आपने 8 से, तो आंसर आपका आ गया 256 ग्राम। ये आपके पास हो गया मास, मोलर मास ऑफ S8। नाउ अब ये आपके पास कार्बन डाइसल्फाइड है, बिल्कुल सेम यही मेथड रहेगा और इस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय C, क्योंकि CS2 है, इट मीन्स कि कार्बन के साथ कुछ भी नहीं है तो सिंपली हमने 12 ले लिया, प्लस 2 मतलब सल्फ़र के 2 यहाँ पर एटम्स हैं तो हमने 2 को लेना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 32, हम सिंपली 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से, तो ये हो जाएगा 76। बिल्कुल क्लोरोफॉर्म में भी ऐसे ही होगा,
जैसे हमने C ले लिया, C हमारे पास है 12 प्लस हाइड्रोजन 1 और Cl हमारे पास है 106। तो इसका जो अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो सम अप करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 119.5। मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड, तो ये है आपके पास CH3। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि CH मतलब आप सबसे पहले ले लिया C आपके पास वैल्यू आ गई 12, फिर H3 है, H का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 1 और यहाँ पर 3 है, तो हमने सिंपली 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 12 को हमने प्लस कर दिया 3 में, उसके बाद आपके पास फिर कार्बन है, हमने कार्बन का ले लिया दोबारा से 12, उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन 2 बार है, तो हमने यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 बार प्लस करना है, एक बार 16 फिर दोबारा 16 फिर प्लस 1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 60। इट मीन्स के मोलर मास जो है इथेनोइक एसिड का वो है आपके 60। इस तरीके से हम इसी मेथड के साथ और भी जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, और तकरीबन सिमिलर प्रोसेस है आपके पास फार्मूला मास, मोलिकुलर मास और मोलर मास को फाइंड आउट करने का। द फार्मूला फॉर रस्ट इज Fe2O3। हाउ मैनी मोल्स ऑफ Fe आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ रस्ट, मतलब आयरन के आपके पास कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, अगर आपके पास 30 ग्राम रस्ट है तो आपके पास कितने मोल्स ऑफ आयरन प्रेजेंट हैं। तो हम इसको इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। इन द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रस्ट, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन अगर लें हम फॉर्म रस्ट की, तो Fe2O3 यू वुड हैव 30 ग्राम। अब ये आपके पास जो डेटा है उसमें आपके पास क्या है, 30 ग्राम आपके पास गिवन है रस्ट, और हम उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मोल से, डिवाइड कर देंगे 60 कैसे आया आपके पास Fe2O3। जैसे पीछे हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया है, बिल्कुल इस तरीके से हम लेंगे आयरन का एटॉमिक मास, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इस तरीके से हम लेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो कि आपके पास 16 है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और दोनों वैल्यूज़ को आपने फिर प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 160। तो ये आपके पास फॉर्मूला प्रेजेंट है, 30 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल डिवाइडेड बाय 160, तो आपके पास आंसर आएगा 0.1875 मोल्स। तो टोटल जो है वो 0.1875 मोल्स Fe2O3 इंटू 2 मोल्स Fe, मतलब आपके पास जो मोल्स प्रेजेंट हैं वो हैं 0.1875 मोल्स। बेसिकली इतने अगर आपके पास 30 ग्राम है तो उसमें आपके पास इतने मोल्स प्रेजेंट आयरन के। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, आपके पास यहाँ पर कुछ टर्म्स गिवन हैं और हमें उनको डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, नंबर सेकंड रिएक्टेंट्स, नंबर थर्ड प्रोडक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेज द प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस होती हैं, चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं, वो कन्वर्ट हो जाती हैं एक या फिर एक से ज़्यादा मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। रिएक्शन के बाद जब कोई भी चीज़ डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो ये आपके पास कहलाता है केमिकल रिएक्शन। सब्सटेंसेस आर आइदर केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड्स। अब जो प्रोडक्ट बनता है और हम जो रिएक्टेंट लेते हैं वो मे बी केमिकल एलिमेंट्स हों, कंपाउंड्स हों, कुछ भी हो सकते हैं वो। A chemical reaction rearrange the constituent atoms of the reactants to create different substances as products। और केमिकल रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि रीअरेंजमेंट हो रही होती है, मतलब आपके पास जो रिएक्टेंट्स गिवन है, तो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली कोई भी केमिकल रिएक्शन जब परफॉर्म होता है तो उसमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये होता है कि कोई मास जो आपके पास गिवन अमाउंट होता है, मतलब जो रिएक्टेंट्स गिवन होते हैं
बस वही आपके पास रीअरेंज हो रहे होते हैं, मतलब ना तो कोई एक्स्ट्रा मास उसमें प्रोड्यूस हो रहा होता है, ना कोई मास डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब कोई भी रिएक्टेंट्स आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, अ सब्सटेंस दैट मेक्स और दैट टेक्स पार्ट इन एंड अंडरगोज चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन। रिएक्टेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे होते हैं, हिस्सा ले रहे होते हैं और अपने आप को वो चेंज कर लेते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अपने आप को वो चेंज कर लेते हैं, तो वो होते हैं रिएक्टेंट्स। मतलब यूज़ हो रहे होते हैं, हम सिंपल वे में अगर कहें तो वो चीज़ें जो यूज़ हो रही होती हैं केमिकल रिएक्शन में उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। बिफोर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस it is called reactants. Products a thing or person that is the result of an action or process. Products क्या होते हैं, प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास शो हो रहे होते हैं, मतलब पहले हमारे पास रिएक्टेंट, मतलब जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म होने से पहले वो आपके पास है रिएक्टेंट्स, और जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाता है तो वो बन जाते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स रीअरेंज होकर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग this book or this chapter, so kindly contact us through email and as well as subscribe our channel. Thank you so much.